बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछला मेरा लेक्चर था एक्जिमा पे। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। किसी का रिस्पांस नहीं आया मुझे रिगार्डिंग माय प्रीवियस लेक्चर। कोई उसमें प्रॉब्लम हुई हो एक्जिमा के समझने में या कोई आपको और, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आप लोगों को उसके हिसाब से हम लेक्चर दें। डिफ़िकल्ट टाइम है हमारे लिए कि बग़ैर आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस कांटेक्ट के बग़ैर हम ये लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अर्टिकेरिया। पिछली दफ़ा हमने एक्जिमा डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर अर्टिकेरिया। इस टर्म के बहुत कॉमनली यूज़ होती है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी टाइप्स, इसका मैनेजमेंट और जो है वो इसकी क्लिनिकल फीचर्स आपको बताएंगे। सो first of all we will define urticaria. How we could define urticaria? That they are short lived itchy wheels. व्हील्स एक खास टर्म है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपने याद रखना है जब भी आप अर्टिकेरिया डिस्क्राइब करेंगे तो उसके साथ आप शॉर्ट लिव्ड इची व्हील्स, एक तो ये शॉर्ट लिव होते हैं, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ घंटों के बाद, इची होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें खारिश होती है और साथ व्हील्स बनते हैं। कभी कभी इनके साथ एंजियोडीमा भी बन जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे व्हाट इज एंजियोडीमा। और कभी कभी ये अकेला भी हो सकता है, व्हील्स खाली हो सकते हैं, एंजियोडीमा खाली हो सकता है, या कभी कभी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। नाउ हाउ we will define wheel. Wheel is a transient, well demarcated, itchy, superficial, pink or pale swelling of the dermis. आपकी डर्मस की स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि उसमें प्लाज्मा आ जाता है, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। द वेस्कुलर परमिएबिलिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू histamine which is released during an attack of urticaria. So it causes, histamine causes increase vascular permeability और उसकी वजह से वेसल्स में से आपका प्लाज्मा निकल के आपके डर्मस में आ जाता है, जिसकी वजह से डर्मल स्वेलिंग हो जाती है। सो these wheals they fade within hours without leaving a mark. ये एक डेफिनेशन है व्हील की, ट्रांजिएंट हो, इचिंग हो, स्वेलिंग ऑफ द डर्मस हो, और ये फेड हो जाए विद इन आवर्स, और जब ये फेड हो जाए तो पीछे कोई भी स्किन के ऊपर निशान ना रहे, विदाउट लिविंग एनी मार्क ऑन द स्किन। these pictures of urticaria. Now हाँ जी स्टूडेंट, एंजियोडीमा, जैसे आपको बताया कि एंजियोडीमा इज द डीप स्वेलिंग ऑफ द डर्मस और सबक्यूटेनियस म्यूकोसा। मैकेनिज्म वही है अर्टिकेरिया वाली, लेकिन इसमें आपको जो प्लाज्मा एक्सुडेशन है वो डीप इन द डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, अगर यूजुअली ऐसी जगहों पे होती है जहां आपका लूज एरियोलर टिश्यू ज्यादा हो। दूसरा डिफरेंस इसका व्हील का ये है कि दे आर पेनफुल, व्हील इज इची, these are poorly defined, normal in color, no erythema, and the borders are not very well demarcated as in a case of a wheal formation. And this angioedema, it can last longer than the wheals, and this angioedema can present as alone or with wheals. So these are the 4-5 differences between an angioedema. mechanism वही है, सिर्फ ये 2-4 differences हैं जिनकी वजह से हम इसको एंजियोडीमा कहते हैं। This is a picture of angioedema. ठीक है, as you can see there is lot of loose areolar tissue around the eye. So in this case we can say this is a case of angioedema. Now we come to the classification of urticaria or the clinical types of urticaria. In this we have first of all we have acute
chronic and intermittent urticaria. These three are, all these three, acute less than 6 week, अगर एक पेशेंट आता है वो आपको हिस्ट्री देता है कि मुझे 6 वीक, 1 महीने से है, then it is an acute urticaria. If it is more than 1 month, then more than 1.5 month, then it is a chronic, and it could be intermittent, बार बार हो रहा है, पेशेंट आपको बताएगा जी हुआ है फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा हुआ है, ये 2-3 साल से इस तरह चल रहा है, तो उस वक्त हम उसको विल कॉल दैट अर्टिकेरिया एज इंटरमिटेंट अर्टिकेरिया. और इन तीनों अर्टिकेरियाज को हम ये कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हैं या ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया. स्पॉन्टेनियस या ऑर्डिनरी आम अर्टिकेरिया, इसका कोई कॉज यूजुअली आपको नहीं मिलता, और ये स्पॉन्टेनियस है विदाउट एनी कॉज या विदाउट एनी इंड्यूसिबल फैक्टर, कोई भी आपको फैक्टर नजर नहीं आता, तो ये एक ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया बहुत कॉमन. नाउ वी कम टू द इंड्यूसिबल अर्टिकेरियाज. इंड्यूसिबल अर्टिकेरियाज ये कि उसका कोई ना कोई आपको कॉज मिलेगा. उसमें आपके फिजिकल अर्टिकेरियाज हैं और उसमें आपके कॉन्टैक्ट अर्टिकेरियाज हैं. अभी आपको बताएंगे कि जी फिजिकल अर्टिकेरियाज की भी काफी सारी सब टाइप्स हैं और उनके कॉजेज हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं. और इसके अलावा कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया के भी हैं आपके पास कॉजेज. अच्छा, उसके अलावा आपकी एक रेयर वैरायटी ऑफ अर्टिकेरिया, उसमें अर्टिकेरिया भी और साथ वेस्कुलाइटिस भी है. वेस्कुलाइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. So urticaria with the inflammation of the blood vessels is called urticarial vasculitis. Clinical presentation urticaria की होगी, और अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी उसकी करेंगे उस लीजन की, तो it would be a presentation of a vasculitis, inflammation of the vessels के सारे signs आपको मिलेंगे. Now some auto-inflammatory syndromes हैं, ये बहुत रेयर सिंड्रोम्स हैं, इनके सिर्फ आप 1-2 नाम याद कर लें, वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, इनको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन यू शुड नो ऑल दीज अर्टिकेरियाज. आई थिंक अब तक जो है वो सारा क्लियर हो चुका होगा, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद. Now, urticaria, as I've told you, it can present at any age. Women are slightly more prone to this disease, and there are many associations with this type of urticaria. That is autoimmune thyroid disease, candida infection, H. pylori infection, किसी को हमें urticaria, तो ये भी हमें देख लेनी चाहिए. So, ordinary urticaria खत्म, acute, chronic को हम idiopathic भी कहते हैं, chronic idiopathic urticaria. और एक एक्यूट अर्टिकेरिया, और तीसरा क्या था? इंटरमिटेंट अर्टिकेरिया. नाउ विल कम टू द इंड्यूसिबल अर्टिकेरियाज. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया, और यू कैन से दीज आर reproducible urticaria. We can produce the whealing by exposing the patient to different stimuli. So इनमें कुछ ये 6-7 टाइप्स हैं. इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज डर्मोग्राफिज्म, विच इज कॉल्ड फैक्टिशियस अर्टिकेरिया. डर्मोग्राफिज्म या फैक्टिशियस का मतलब है जो पेशेंट खुद प्रोड्यूस कर सकता हो. अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाएंगे. जैसे ही स्किन को आप किसी भी पेन से या किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे तो उसके ऊपर अर्टिकेरियल व्हील उसी शेप में आपका अपीयर हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड डर्मोग्राफिज्म. इट इज अ टाइप ऑफ इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया. सो नेक्स्ट इज थर्मल अर्टिकेरिया. व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू हायर टेम्परेचर्स then you will develop urticaria. Cholinergic urticaria. This is a special type of urticaria which is associated with sweating. When there is increased body temperature, our body reacts with in the form of sweating, excessive sweating, and along with the sweating usually the patient develops smaller lesions of urticaria. इसकी खास बात ये कि इसके lesion they are smaller pinpoint wheals, बहुत छोटे छोटे से दाने से जैसे निकलेंगे. पेशेंट कहेगा जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं जिम जाता हूँ या मैं जो है वो वॉक करता हूँ तो उसके बाद मुझे जिस्म पे छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं. तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है इस तरह के पेशेंट्स की जो जिनको कोलिनर्जिक अर्टिकेरियाज कहते हैं. यूजुअली इसमें ये कहते हैं कि ज़्यादा एसिटाइल कोलिन जो है वो
नर्व एंडिंग्स पे रिलीज होती है और वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये अर्टिकेरिया होता है. Then we come to the solar urticaria. Solar means sun. When the patient is exposed to the sun, he or she may develop urticaria. So that urticaria is called solar urticaria. Aquagenic, as the name shows you, aqua means water. When the patient is exposed to cold or hot water, इसमें टेम्परेचर का कुछ नहीं है, चाहे कोल्ड होगा वाटर चाहे हॉट होगा, जब भी पेशेंट जाएगा पानी में, स्विमिंग पूल में, पेशेंट गोज टू टेक अ बाथ, then when he comes back he may develop these urticarial rash, or you can call wheals or angioedema. Then it is called aquagenic urticaria. Contact urticaria, patient comes into contact to a certain object. जिस तरह कोई भी, जैसे निकल है, निकल, आप पिछली दफा मैंने आपको बताया कि निकल एलर्जिक फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसमें एक्जिमा करता है, लेकिन ये निकल कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया भी कर सकता है. जहां लगाया है वहां एक अर्टिकेरियल रैश हो जाएगा. वाइब्रेटिंग अर्टिकेरिया, कई चीजों में वाइब्रेशंस जिनमें होती है, जैसे एक आपकी ये है ड्रिल मशीन. कई दफा आपके पास, रेयर है कोई पेशेंट आएगा वो कहेगा कि जब भी हम ड्रिल मशीन में यूज करता हूं तो मेरे हाथों पे ये व्हील्स या इची लीजन अपीयर हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड अ vibrating urticaria. Now these all are pictures of different type of urticaria which I have discussed with you just now. The above pic is of dermographism. Dermographism, the patient, anybody has written dermographism on the patient on the skin of this patient, and then the urticarial rash has appeared, as you all know. These dermographism can be divided into white dermographism and red dermographism. This is the dermographism which you are seeing in this picture is the white dermographism. As you see, there is surrounding background of urticaria or redness, and the dermographism is written which appears white, so it is called white dermographism. The pictures which are shown below that dermographism are, you can see this picture is contact urticaria. An object has become in contact with the skin and there is a wheal formation. This is cholinergic urticaria. Cholinergic urticaria, there is a relationship of this cholinergic urticaria with the sweating or the increased core temperature of the body. This is solar urticaria. The arm of this patient, the skin is exposed to the sunlight for longer duration. The patient develops solar urticaria. Now, how will we manage urticaria? First of all, we have to take a complete history of the patient regarding the onset of symptoms of the urticaria, and if he or she has any relationship with any of the forms of urticaria, whether going out in the sun or after taking a bath or after going to a gym. So the complete history is necessary to diagnose this condition. Sometimes the patient may not come to you with the active lesion. So only history can tell you that he or she is a patient of urticaria. If there is some lesion, you can examine those lesions, and general physical examination is also important to see any cause of the urticaria. Investigations, normal investigations like the routine investigation, CBC, complete urine, because the ordinary urticarias are related to infections. So the investigations are also necessary. Now, how we can treat these type of urticaria, ordinary and inducible urticaria?
First line of therapy is the second generation H1 antihistamines. First generation we don't give because they produce sedation, so and they have shorter half-life, so the patient has to take the drug for 3 times a day, and this drug can produce sedation. So patient can't work. If a patient is a student, he can't study. If a patient is a housewife, she can't work for the household work. And if the patient is a driver, he cannot drive the car or any bus. So we have to give the second generation non-sedating antihistamine. These are loratadine, fexofenadine, and you can say these are other antihistamines. Oral if the patient don't respond to oral antihistamine, then we can give a short course of oral corticosteroids. There are many advanced drugs. If the patient doesn't respond to the ordinary drugs, these are plasmapheresis, IV immunoglobulins, cyclosporin is a drug, and now a newer drug is omalizumab. These are the monoclonal, or you can say the biological agents. So one of the biological agent is omalizumab. So we can use this in urticaria which is non-responding to any of the previous drugs. Now we'll come to the next topic is angioedema. I hope you are understanding the lecture, you are understanding the topic urticaria, and now I will go on to angioedema. What is angioedema? As I have told you earlier, that they are deep localized edema of the skin and submucosal tissues. Due to temporary increase in permeability, there is plasma exudation. They can be associated with wheals, and this can happen without wheals. There is no wheals, only angioedema. First, we will discuss with angioedema without wheals. Angioedema without wheals, it is divided into two types: hereditary angioedema and acquired angioedema. The hereditary angioedema is an important condition which could be fatal. So if any urticaria, chronic urticaria patient comes to you and he says that, or she says that she is not responding to the normal treatment of urticaria, and there is a family history of angioedema, then you must think about the hereditary angioedema. Angioedema could be acquired angioedema. This is a picture of angioedema, hereditary angioedema. You can see the swelling of the mucosal tissue. This angioedema is classified separate to other angioedemas because it has different management, not the ordinary. As previously I told you that this hereditary angioedema, as the name shows that it is hereditary, so there would be a family history. The symptoms of this angioedema would be severe. There is laryngeal. Why we call it severe? Because it is a greater chance of laryngeal involvement. There is, when the larynx will be involved, there is swelling of the larynx, the respiratory system is affected, and there is life-threatening complication of this angioedema. It has 3 types. What happens in this angioedema? Normally the mechanism of this angioedema is not the same mechanism as of the urticaria, that mast cell degranulation occurs and there is
release of histamine and other mediators which cause the hyperpermeability of the vessels, and the plasma exudates into the skin. No, this occurs, this angioedema, normally there is through a bradykinin pathway. Kallikrein is an protein which is converted to bradykinin, and an enzyme which is called C1 esterase. C1 esterase, this enzyme is necessary for the production of bradykinin. So when the bradykinin is produced, there is angioedema. And a factor or an enzyme which is called inhibitor of C1 esterase is normally present in our blood, and this enzyme is produced by liver, and there is in the hereditary angioedema there is deficiency of this inhibitor. When this inhibitor is deficient, then the bradykinin will be present. It is not being erased from our blood, so the hereditary angioedema occurs. And there is also, it has also been seen that the levels of complements, which are also play an important role in the pathway of production of angioedema. The levels of these are also less in the blood in these patients. So there is chances of angioedema. Type 3, there is no deficiency of C1 esterase, but it is, the deficiency is not there, but the enzyme is not properly formed. How will we treat this patient? They do not respond to antihistamine and other corticosteroid drugs, but special treatment like purified plasma derived C1 inhibitor, C1 esterase inhibitor. So the plasma which is containing this enzyme is given immediately to the patient of having this hereditary angioedema, and for long-term prevention we can give danazol and stanozolol. They are anabolic steroids. जी समझ आ गया हेरिडिटी एंजियोडीमा क्या है? आम मैकेनिज्म उसकी नहीं है उस तरह की मास्ट सेल की तरह की मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हुआ और उससे हिस्टामिन रिलीज हुई, बल्कि उसकी डिफरेंट मैकेनिज्म है और वो कंट्रोल्ड बाय C1 एस्ट्रेज एंजाइम है और उसका एक इनहिबिटर है जो उसको इनहिबिट करता है, तो वो एंजियोडीमा नहीं होता। अगर वो ना हो एंजाइम, जिन लोगों में लिवर प्रोड्यूस नहीं करता या लिवर वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस करता है, तो उनमें हेरिडिटी एंजियोडीमा यूजुअली इनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और इनका ऐसे हिस्ट्री होती है कि कोई पेशेंट के साथ कोई जिंदगी में ऐसा इवेंट हुआ है, मसलन उसने अपना दांत रिमूव कराया या कोई भी इस तरह का स्ट्रेसफुल कंडीशन, और उसके बाद ये एंजियोडीमा हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द फेस और लरिंजियल एडिमा, और यूजुअली ये फेटल होता है अगर फौरी तौर पे प्लाज्मा ना दिया जाए जिसमें C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर हो। Now another rare condition which can also mimic the urticaria. So whenever you think about the urticaria, you may also have to think about this condition, urticarial vasculitis. Urticaria सिर्फ एक plain urticaria नहीं है, बल्कि उसके साथ एक histological evidence of leukocytoclastic vasculitis. So it is a rare disease with urticarial lesions with leukocytoclastic vasculitis. It could be of two types, hypocomplementemic and normocomplementemic. ऐसे पेशेंट जिनमें कॉम्प्लीमेंट लेवल कम है और ऐसे पेशेंट जिनमें कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल। यूजुअली ये देखा गया है जिनमें कॉम्प्लीमेंट लेवल कम है उनमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, और जिनमें कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है उनमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं। काफी सारी डिजीजेस के साथ इसकी अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस की एसोसिएशन, जैसे पहले आपको बताया अर्टिकेरिया की एसोसिएशन काफी सारी डिजीजेस के साथ, काफी सारी फैक्टर्स के साथ है, इसी तरह इसके साथ भी है। इसमें आपकी आ जाती है ऑटोम्यून डिजीजेस जिसमें SLE, शॉगरेन डिजीज, फिर इन्फेक्शंस जिसमें ये सारे हेपेटाइटिस B, C चूंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है,
और इसलिए इसके अक्सर पेशेंट हमारे पास अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस के आते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लाइम बोरिलियोसिस, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, आईटीपी, हॉजकिंस लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा और कई दफ़ा मेलिग्नेंसीज हैं जैसे सीए कोलन, उनके साथ भी ये अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस आता है। सो इट इज़ अ severe disease and we have to manage it accordingly. अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जी आम अर्टिकेरिया में और अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस में क्लिनिकली क्या डिफरेंस है। क्लिनिकली तो अर्टिकेरिया जैसा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस, नहीं, उसमें भी एक कैच पॉइंट है। उसमें ये है कि रिकरेंट व्हील्स, ये तो आम अर्टिकेरिया में ये पेनफुल होगा। नॉर्मली जो व्हील्स हैं अर्टिकेरिया के, आम अर्टिकेरिया के, दे आर इची। दूसरा ये कि इट लास्ट लॉन्गर देन 24 आवर्स, जबकि अर्टिकेरिया लेस देन 24 आवर्स में वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी कई दफा दे डिसअपियर। द लीजन्स ऑफ अर्टिकेरिया और नॉर्मल या आम या ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया दे डिसअपियर विद इन 24 आवर्स। बट दिस टाइप ऑफ, क्योंकि इसमें वेस्कुलाइटिस है ना, वेस्कुलाइटिस में परमानेंट डैमेज टू द ब्लड वेसल्स हुआ है, तो ये इतनी जल्दी फौरन ठीक नहीं होगा। इसमें आपको मोर देन 24 आवर तक रहेगा। और दूसरा ये कि उसमें बिल्कुल कुछ भी स्किन पे कोई भी निशान नहीं रहा था, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन रहेगी। पेशेंट के साथ मैंने आपको जैसे बताया दो टाइप्स का, हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया, नॉर्मोकॉम्प्लीमेंट। हाइपो में आपकी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है। जब आपकी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट आएगी तो सिस्टेमिक सिम्टम्स लाइक फटीग, मलेज या फीवर, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। ये देख लें, इसमें थोड़ा सा अगर एक और बात है डायस्कोपी। डायस्कोपी का मतलब है इसको आप ग्लास स्लाइड से अगर प्रेस करेंगे तो ये पूरी तरह डिसअपियर नहीं होगा, जबकि एक नॉर्मल अर्टिकेरिया जो है उसको अगर आप ग्लास स्लाइड से प्रेस करेंगे या फिंगर से भी प्रेस कर लेते हैं तो पूरा लीजन, क्योंकि उसमें एरिथीमा है और प्लाज्मा की एक्सुडेशन है, तो वो आप प्रेस करेंगे तो वो जो है वो आपका वो जगह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वहां एरिथीमा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ अगर आप करेंगे तो एरिथीमा तो चला जाएगा, लेकिन जो आपकी वेस्कुलाइटिस हुई हुई है कि ब्लड वेसल वॉल का डैमेज है, उससे आपके एक्स्ट्रावजेशन ऑफ आरबीसीज है, आरबीसीज भी बाहर आए हुए हैं, सिर्फ प्लाज्मा नहीं, आरबीसीज भी बाहर आए हुए हैं, तो वो आरबीसीज अंदर नहीं जाएंगे, तो इसका एरिथीमा पूरी तरह जो है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि आपको नीचे परपरा नजर आएगा। सो दिस कुड बी अ फीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नॉर्मल अर्टिकेरिया एंड द अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस। how will we manage this type of अर्टिकेरिया? स्किन बायोप्सी सबसे पहले तो आपको बताएगी कि वेस्कुलाइटिस है या नहीं है, आम अर्टिकेरिया, लेकिन वो हर एक की नहीं आपने करनी स्किन बायोप्सी, वो ये उन्हीं की करनी है जिनमें आपको you feel like that this patient might have urticarial vasculitis. In those patients you will perform a skin biopsy, routine investigations like CBC, blood complete, ये सारी आप करवाएंगे कि कोई एलिमेंट ऑफ इन्फेक्शन या कुछ ऐसा मिले आपको। C3 C4 कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो नॉर्मल होंगे तो नॉर्मोक्रोमिक अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस होगा, और अगर ये कम होंगे तो हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिक अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस होगा, जिसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। ANA टू रूल आउट दी ऑटोम्यून डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B और C का तो आपने जरूर कराना है, क्योंकि इसका strong association with urticarial vasculitis. Treatment. Usually treatment urticarial vasculitis का ट्रीटमेंट जो है वो आपके नॉर्मल अर्टिकेरिया से मिलता जुलता है। इसमें एंटीहिस्टामीन्स आप ट्राई करेंगे अगर तो ये हल्के फुल्के, और जो बेसिक आपका लीजन है फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस B C है उसका ट्रीटमेंट आप देंगे, और साथ अर्टिकेरियल लीजन के लिए आप एंटीहिस्टामीन, पेन के लिए आप एनसेड्स दे सकते हैं। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आप डेप्सोन एक ड्रग है, कॉल्चिसिन है, HCQ एंटी मलेरियल्स हैं, ओरल शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टीरॉइड दे सकते हैं। फिर इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स हैं जिसमें एजाथाइप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सेट, इनसे भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा या इनकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यू कैन गिव IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स। साइक्लोफॉस्फेमाइड भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है या जो है वो इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग है। फिर वही एक जो न्यूअर ड्रग्स, ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसमें आपके जो है वो बायोलॉजिकल्स आए हैं, जिसमें
ओमालाइजुमैब एक ड्रग है जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। नाउ क्लियर, अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस इज क्लियर, आई थिंक इट शुड। कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इन्फ्लामेटरी डिजीजेस प्रेजेंटिंग इन द स्किन। ये हैं तो एक्चुअली सिस्टेमिक डिजीजेस, बट दे कैन प्रेजेंट एज अर्टिकेरिया और एंजियोडीमा। तो इसलिए जब इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आए और उनमें और भी सिम्टम्स हों और साथ अर्टिकेरिया भी हो, तो आपने इन सिम्टम्स या इन डिजीज़ के बारे में भी सोचना है। उसमें फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर है, मक्कल-वेल सिंड्रोम है और एक पापा सिंड्रोम। इनके सिर्फ आप नाम याद कर लें। और एक ये मैंने आपको पिक डाली हुई है, ये भी बिल्कुल इसका अर्टिकेरिया एक आम ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया, क्यूट अर्टिकेरिया की तरह का अर्टिकेरिया है। और ये पेशेंट एक आपका है फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, इसमें फीवर है, पेशेंट को बार बार होता है और साथ अर्टिकेरियल रैश है। तो ये आपने ये डिजीज के बारे में सोचा। सो विद दिस विल आवर लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच। आपने इस लेक्चर का जो है फीडबैक ज़रूर देना है, आपको लेक्चर समझ आया या इसमें हम इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।